अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली फाइनली, जिसका हम बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। बहस व मुबाहिसा हो रहा था, टेक्निकलिटीज़ पर बात हो रही थी, उसके वक्त पर बात हो रही थी, मुनासिब वक्त पर बात हो रही थी, वक्त के अंदर होने पर बात हो रही थी। वो था इलेक्शन। 90 रोज़ पे होगा, 90 रोज़ में नहीं होगा। बहरहाल जी एक तारीख आ गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। अब इलेक्शन कमीशन ने जनवरी की तारीख दे दी है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन होने का तरीकाकार, हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। उसके बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी होगी और उसके बाद होंगे इलेक्शन। अब है इलेक्शन का मरहला और अब भागा दौड़ी शुरू होने वाली है सियासी जमातों में। एक तरफ नैब के तमाम केसेस खुल चुके हैं, दोबारा से बहाल हो गए। उसका सामना करना होगा आसिफ अली जरदारी को, नवाज शरीफ को और दीगर उन लोगों को जिन्होंने ये सोचा कि 50 करोड़ से कम वाले मामलात पर या उसकी दीगर मामलात पर नैब के केसेस या वो सियासी बुनियादों पर होने वाले केसेस अब ख़त्म हो गए और दोबारा से अब एक नया मामला शुरू हुआ कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर ली गई कि अब चौथी बार का वज़ीर आज़म होगा नहीं होगा। एक अजीब सी बहस चल निकली थी। लेकिन अब इलेक्शन के एक्ट को ले लें या न लें, लेकिन अब नैब केसेस वाला सामना करना ही पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ 21 तारीख को वापस आएंगे, लेकिन वो 21 अक्टूबर को आकर नैब केसेस का सामना करेंगे और वक्त होगा बहुत कम, क्योंकि अब जनवरी है सामने और इलेक्शन सामने। क्या इतने अरसे में अपने केसेस से जान छुड़वा पाएंगे, नहीं छुड़वा पाएंगे, क्या होगा, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार पीजे मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। पीजे मीर साहब, हो गया अब जिसका था इंतज़ार, इलेक्शन की तारीख आ गई, जनवरी में इलेक्शन होंगे। और पता तो हमें पहले भी लग रहा था, खबरें आ रही थी कि 25 या 15 के आसपास कहीं इलेक्शन की बात हो रही है। अब आखिरी हफ्ते की बात हो रही है, उसका तरीका कार भी वजह हो गया है, इलेक्शन होने जा रहे हैं। देखें, आपका प्रोग्राम का नाम है तब्दीली और पाकिस्तान के प्रोग्राम का नाम भी तब्दीली है। केस खुलता है फिर बंद हो जाते हैं, केस चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। तो तब्दीली डेली आ रही है हमारे पास, हर महकमे में, हर शोबे के अंदर और हर आपके लोग के ऑर्गन के अंदर। अब कल ही मैंने कहा था कि जो फॉर्मर चीफ तो नहीं, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी कंवर दिलशाद ने जो कहा था कि 25 जनवरी तक आ जाएंगे, तो मैंने कल कहा था कि भाई इनको आप सीरियसली लो, इनका एक्सपीरियंस है, इनका इनसाइडर नॉलेज है और इनके रास्ते भी हैं और ये स्पेशल असिस्टेंट है आजकल चीफ मिनिस्टर के, तो इसमें काफ़ी वेट है। तो लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो झूठ बोल रहे हैं जी, इस तरह नहीं होगा। हो गया, अनाउंसमेंट आ गई। अब बात आती है कि ये एक अनाउंसमेंट आई है, अब एक्चुअल इलेक्शन डेट कब आती है, आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन जो मैकेनिज्म है आपका, वो चलना शुरू हो गया है। इलेक्शन आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इलेक्शन होने ही होने। क्योंकि इलेक्शन नहीं होंगे तो आपके ऊपर इंटरनेशनल, आपके लोग इकोनॉमिक प्रेशर पड़ सकता है, IMF से पड़ सकता है, वर्ल्ड बैंक से पड़ सकता है और फिर डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस है उनसे फर्क पड़ सकता है। ह्यूमन राइट्स के जो है इदारे इंटरनेशनली, वो अब आपके पीछे पड़े हुए हैं। सो यस, इलेक्शन की एक ये जो डिलिमिटेशन है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि खत्म होगी, लेकिन ये पहले क्यों नहीं खत्म हुई? ऑल ऑफ अ सडन क्या इनको किसी ने झटका मारा है? क्या इनको कोई जरा किक लगाई है कि किक स्टार्ट हो जाओ जरा? ऑल ऑफ अ सडन पहले कहते हैं हम दे नहीं सकते, डिलिमिटेशन ये वो, फिर इनसे अगर आर्ग्यू करें तो क्या कहीं आपने नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी है, कोई नल के आर के? भाई तुम डिलिमिटेशन कर रहे हो, हल्के तो वही हैं, सीटें तो बढ़ नहीं रही हैं, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अब पीजे तुम मीर कहते हो साहब, कर इस देंगे। खबर में कितनी सदाकत है कि IMF वाला मामला और दीगर जो इन्वेस्टमेंट वाला मामला है, उनका भी ये प्रेशर है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात होगी और जितना प्रोजेक्ट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करेगी, और उनका भी प्रेशर था। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखें वो देखते हैं डेमोक्रेसी एज ट्रू डेमोक्रेसी। हालांकि उनकी भी ऐसी परफेक्ट कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बड़े उसमें लकूनाज है, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, तो परफेक्शन कोई नहीं है। लेकिन जब वो हम हमारे जैसे तीतर न बटेर न तीतर, हम हमें जब देखते हैं तो उनको समझ नहीं आती हम हैं क्या। कभी हम डेमोक्रेसी है, कभी हम कुछ और हैं। तो वो आपको इसलिए इंसिस्ट करते हैं क्योंकि जो पैसा आप पे वो लगा रहे हैं, दे वांट द मनी बैक। वो इंटरिम गवर्नमेंट से कहाँ से पैसा लेंगे? ये तो एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसके अंदर उनको आपने इलेक्शंस के लिए ठहराया हुआ है, बिकॉज आपस में आपका ट्रस्ट कोई नहीं है, तो ये तो पैसे नहीं वापस देगी, ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट वापस देगी। इलेक्टेड गवर्नमेंट कैसे वापस देगी? एक मैंडेट के साथ आएगी, उस मैंडेट के थ्रू ये पैसे इकट्ठे करेंगे
वो पैसे टैक्स सर्विसिंग में चले जाएंगे। सो उनको भी एक लाइट नजर आती है, जो हमारे लेंडर्स हैं, कि भाई यहाँ से आपका पैसा आएगा। आपका ख्याल है कि केयर टेकर को कोई पैसा देगा? बिल्कुल इनको इनको टका कोई नहीं देगा। बिल्कुल कोई भी पार्टी का बंदा जो है वो टका नहीं देगा, बिकॉज ये इंटरिम है, इट इज नॉट अ परमानेंट गवर्नमेंट। एंड और जो आज हुई है मुलाकात पीजे मीर साहब, वो आपको भी लगता है रूटीन है? जो मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ से बात हुई है आज निगरान वजीर आजम की, चूँकि वो वहाँ मौजूद है, कल उनका खिताब भी होना है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली से, तो ये जो मुलाकात है रूटीन मुलाकात है और यकीनी तौर पर इस पर ये बात तो हुई होगी, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो बाकी मामला देखे जाएंगे। हाँ, ये तो जरूर हुई होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जो भी अब प्राइम मिनिस्टर आता है वो पहले टूरिस्ट बनता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनता है। मुल्क के हालात कहाँ हैं, आपको टूरिज्म का पड़ा हुआ है। भाई अगर आपके ये कोई प्रॉब्लम होती है, आप नहीं जाते, पता नहीं कितने लाख आपके लग गए होंगे डॉलर्स के इस विजिट के ऊपर। आप यहाँ से भी खिताब कर सकते हैं। यू कैन डू अ वीडियो क्या कहते हैं स्पीच टू द यूनाइटेड नेशंस, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं वेयर यू वांट टू बी एंड वेयर यू वांट इट। कस्टमरी देखो, याद रखें अरसलान, with the greatest respect to the current interim prime minister, इनका कहना ऐसी कोई बात नहीं है। You can send a representative of the foreign ministry जो कि आपका केस प्लीड कर सकता है कि our government is in a transition period, our government जब ये इलेक्ट होगी हमारा जरूर आएगा वजीर आजम, जिस तरह पीछे शहबाज गए थे और भी जाते रहे, तो इनको भेजने की क्या जरूरत है? आज हम रोना रो रहे, वुल्फ वुल्फ, पैसा कोई नहीं है, भूखे मर गए हैं, पेट्रोल ये हो गया वो हो गया, बट आप जाके ये कर रहे हैं। मैं तनकीद बराए तामीर कर रहा हूँ, मैं तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहा। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हम सब शोर मारते हैं कि भाई ये हो गया हमारे साथ, और फिर हम उन्हीं दौरों पे भी बाहर चले जाते हैं। दौरे तो लोगों को पड़ते हैं, ये दौरों पे जाते हैं, दौरे इधर पड़ जाते हैं कि हम कैसे सर्वाइव करें। हम सर्वाइवल मोड के ऊपर है। आपने सर्वाइवल मोड को कन्वर्ट करना है इनटू नॉट एग्जिस्टेंस बट इनटू अ लिविंग मोड। कोई लिविंग क्वालिटी है आपके इस मुल्क के अंदर? नो, ओनली अ फ्यू। ठीक है, मैं अग्री सर, अग्री। इस वक्त हालात वाकई हमारे बहुत ही अजीब नहज पर है और शायद इस नहज पर आज से पहले हमने नहीं देखे, क्योंकि लोगों की जेब में अब इतना पैसा नहीं है जितने उनके अखराजात हैं। ये बड़ा मसला बनता जा रहा है। लोग अब ये सोचते हैं कि बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है तो उसके साथ कहीं करीब करीब ही स्कूल होना चाहिए घर के। अब तो काफ़ी सारे लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है। पीजे मीर साहब, अब ये बताइएगा, इलेक्शन की आ गई तारीख, तकरीबन चले जनवरी ले लेते हैं, हम कोई स्पेसिफिक तारीख नहीं लेते, क्या सोच रही हैं सियासी पार्टियां? अब एकदम से लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात और बढ़ेगी, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा तो किया है पीपल्स पार्टी ने, और फिर बिलावल भुट्टो भी दुबई यात्रा पर हैं, तो मामला होंगे क्या सर? क्या चल रहा है, कैसे चलेगा ये सारा मामला आगे, और इतनी जल्दी अब भागदौड़ होगी? ये कैसे चलेगा जब इलेक्शन से पहले मैं कह रहा हूँ या कोई भी कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, तो आपने तो यही प्रेम्प्ट कर दिया इलेक्शन फेयर नहीं होंगे। जब आप इलेक्शन में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दें, तो किसी को ना किसी को तो खदशा है ना, उसको कोई रिजर्वेशंस तो है ना। तो जब इलेक्शंस हो जाएंगे, उनके पास बयानिया पहले पड़ा हुआ है, हमने तो पहले कहा था जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें आप। सो दीज इलेक्शंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल पीटीआई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके बाद पीपीपी एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर अगर कुछ और होता है पीएमएल एक्सेप्ट नहीं करेगी। साहब एक छोटा सा ब्रेक सर, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। तो पीजे मीर साहब तो साथ हैं, कुंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मुशीर हैं पंजाब निगरान हुकूमत के, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कुंवर दिलशाद साहब का इंट्रोडक्शन करवा दिया था, ज्वाइन उन्होंने कर लिया। पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुंवर दिलशाद साहब, आपने तो बहुत पहले ही कह दिया था 15 से 25, और पीजे मीर साहब ने तो इंडोर्स किया कि सीरियस बात है, और कहा था तो सही कहा था, उन्हें इसके डायनेमिक्स और बहुत सारी चीज़ें पता है। तो अब वाकई में तारीख भी आ गई है जनवरी की, तो अब सियासी जमातें उनका मुस्तकबिल कैसे आगे बढ़ेंगी? और नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, केसेस का सामना होगा, पीपल्स पार्टी खुद देख रही है मामलात को लेवल प्लेइंग फील्ड के तौर पर, बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई चले गए, ये मामलात हैं, तो एकदम से तेजी आ गई है। देखा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने रोड मैप के तहत आज उन्होंने इलेक्शन की तारीख का एक अंदिया दिया है।
वो हम शुरू से कह रहे थे कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 30 नवंबर को हल्का बंदियों का गजट नोटिफिकेशन जारी कर देगा तो उसके 55 दिन के दौरान इलेक्शन होना लाजमी है कानूनी तौर पर। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम मुसलसल 15 दिन से 1 महीने से कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 30 नवंबर को हल्का बंदियां का नोटिफिकेशन जारी करेगा और इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे। ये कोई कानूनी बातें हम बता रहे थे। तो आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसी कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए अपना एक हजम और अंदिया नहीं बल्कि नैरेटिव जारी कर दिया, एलामिया जारी कर दिया कि इलेक्शन आइंदा जनवरी को 24 या 25 जनवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। उसके साथ साथ ये भी है, अब सियासी पार्टियों का जहां तक आप लेवल प्लेइंग के बारे में बात कर रहे हैं उससे इलेक्शन कमीशन का कोई सरोकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने आइन और कानून के मुताबिक चलना है और उन्हें ज़ाब्ता इखलाक जो है उसको मरतब करने के लिए इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 233 के तहत उन्होंने तमाम पार्लिमानी जमातों को तलब कर लिया है 4 अक्टूबर को। वहाँ वो अपना 80 नकात का जो उन्होंने एजेंडा तैयार किया है, 80 नकात पॉइंट दिए हैं ज़ाब्ता इखलाक की, वो उनसे मंजूरी लेंगे। वो हमारा इलेक्शन एक्ट का हिस्सा है। इसी तरह इंतखाबी फरिश्त का भी फैसला कर दिया। 12.5 करोड़ वोटर्स हैं। हल्का बंदियों का जो है वो ड्राफ्ट आ जाएगा 9 अक्टूबर को और इसके बाद साथ तो अदालती कार्रवाई तमाम मामला को देखते हुए नवंबर में मुकम्मल हो जाएंगे तो इलेक्शन आपके जनवरी के आखिरी हफ्ते में होना। ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। अब सियासी जमातों को अपने जी कमर साहब वाले से जो बात करनी है वो इलेक्शन कर चुका है। अब इन हालात को हम देखते हुए ये भी महसूस कर रहे हैं कि इसका बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा आपकी वसातत से। पूरी जंग लड़ी है मीडिया ने। पार्लियामेंट को तो वैसे ही उन्होंने अपनी खाना पूरी करते रहे, लेकिन इस मुल्क की अवामी शौर को बुलंद करने के लिए, उजागर करने के लिए मीडिया का किरदार है। इसी तरह ये मीडिया के हवाले से आज जो आप खबरें दे रहे हैं इसका बड़ा फर्क पड़ेगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी फारम पर खिताब फरमाएंगे तो कह देंगे जी इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते की डेट दे दी है। इससे एक बड़ा एक अच्छा तासर जाएगा इंटरनेशनल फोरम पर कि पाकिस्तान में इंतखाबात के बारे में जो क़यास आराइयाँ हो रही थी, अफवाहें फैलाई जा रही थी, वो सब का अजाला हो गया, ख़त्म हो गया मामला। आज के बाद सरकारी तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अपना नुक्ता नज़र बयान कर दिया। बाकी सियासी जमातें आपस में इंतखाबी जंग लड़ेगी, ये तो इंतखाब का हिस्सा है। तो इंतखाबात जंग लड़े, जब हुकूमत का वक्त आता है सब इकट्ठी हो जाती है, जब हुकूमत ख़त्म होती है तो सब अलग-अलग हो जाती है। तो आवाम महसूस कर रही है। अब सोशल मीडिया ने तमाम सियासी जमातों की हरबों को नाकाम बना दिया है। खुद हर घर जो है वो कैंपेन चली गई है और लोगों को महसूस हो गया है कि जब इक़्तिदार मिलता है सब इकट्ठे हो जाते हैं, जब इक़्तिदार ख़त्म होता है तो तरह तरह की बातें करते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। ये सारी बातें आवाम के ज़हन में है। जब वोट का वक्त आएगा तो मैंने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की थी कि इस दफ़ा टर्न आउट बहुत बढ़ेगा, तो टर्न आउट बढ़े, अपनी बैलेट बॉक्स डबल कर लें। लोगों ने जाना है पोलिंग स्टेशन पर। अब वो 55% नहीं पड़ेगा, ये तकरीबन 80% वोट कास्ट होगा। ये लोग अंदर बढ़ा रहे, कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होगी, कोई टेम्परिंग नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ने बड़े कीमती कैमरे फिट कर दिए हैं। तमाम चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल कर दिया है। कोई धांधली, कोई गड़बड़ कोई नहीं होगी। हाँ, हारने वाली जमातें के हौसले कमजोर होते हैं, वो लाजमी बात है, इदारों पर इल्जाम तराशे करेंगे। बोर्ड की अपनी दास्तान है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने तौर पर बड़ी शानदार तैयारी की है और जो कागजात नामजदगी दाखिल करते हुए जो उम्मीदवार पेश होगा रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, उसको पसीने छूट जाएंगे। जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन ने उनकी जांच पड़ताल कर रही है, दवाई कनूत नहीं सुन रही, उनका कलमा जो है वो कोई जनाजे का कलमा नहीं पढ़ना सुनने जैसे पुराने माजी के हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हरकतें करते रहे और टाइम ज़ाया करते रहे। अब वो सही मैनों में उनके सामने FIA, FBR और कौमी साहब ब्यूरो, ISI, IB के तमाम जो है उनकी रिपोर्टें रिटर्निंग ऑफिसर को 2 दिन पहले पहुंच जाएंगी वेबसाइट के जरिए। वो सब के सामने पेश कर देंगे, आपने कितना फंड लिया, साबका फंडों से और खर्च कहाँ हुआ। इस सारी ये तो पीजे मीर साहब बड़ी खबर है, इस बार बड़ी सख्ती होने वाली है पीजे मीर साहब।
अच्छी बात है जी, बिल्कुल अच्छी बात है, होनी चाहिए। हम तो कब सुने तक ये कहते हैं नहीं मिट्टी पाओ और इस तरह चलेंगे? हम नहीं चलेंगे। दिलशाद साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज़ इनफ इज़ इनफ। हर तरीके से हम बड़े अपने आप को हमने एक लीनिएंट लाइन पे रखा हुआ है। ये बहुत हो गया पाकिस्तान के साथ। अब कहीं ना कहीं तो आपने अपना स्टैंप लगाना है ना कि ये रिपब्लिक है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो और हमें वो कहते हैं ना, द लॉ इज द लॉ एंड देयर इज नथिंग एल्स बट द लॉ। तो उसके अंदर हमने इस तरीके से काम करना है। एंड आई टोटली एंडोर्स जो कवर दिलशाद साहब बात कर रहे हैं। लेकिन हम हर जगह लीनियंस दिखा देते हैं। इलेक्शन कमीशन को आप साइड पे इस वक्त रख लें, आप अपने इदारों को देख लें। अब देखें ना, इलेक्शन के अंदर अगर ये पुलिस हो गई या रेंजर्स हो गए या इंटेलिजेंस एजेंसीज होगी, ये अगर सख्ती से काम नहीं करेंगे तो आपका इलेक्शन क्या आएगा? मैंने तो पहले आपको कहा, ये कोई इलेक्शन किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा अनलेस वी डोंट शो स्ट्रिक्टनेस इन द लेटर एंड स्पिरिट। ये आप देखेंगे तो फिर आपके ये जो यूजुअल अपार्ट फ्रॉम 1970 इलेक्शंस, जो भी इलेक्शन हुए हैं उसके बाद फिर जो एक नई डिबेट एमिनेट करती है, वो शायद इन इलेक्शन की बात ना हो, लेकिन अच्छा, ना हुआ तो फिर वही पुरानी डिबेट चलेगी। पीजे मीर साहब, अब नैब टीम लेकर पहुंच गई सारी चीजें अदालत, चूंकि केसेस बहाल हो गए सुप्रीम कोर्ट की वजह से। अब क्या होगा 21 अक्टूबर, क्या होगा जी वापसी पर? जल्दी जल्दी फैसलों के लिए जाया जाएगा, तेज कराएंगे, क्या होगा मामला? क्योंकि अब तो इलेक्शन जनवरी में है, अगर केसेस में ही फंसे रह गए तो इलेक्शन तो नहीं लड़ पाएंगे, जिसका बड़ा जोर लगा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। यार एक तो मुझे समझ नहीं आती है, आप एक डिसीजन लेते हैं एक इदारे से, वो इदारा डिसीजन दे देता है, दूसरा उसको अपहोल्ड करता है, तीसरा उसको खारिज कर देता है, और यही हमारी पाकिस्तान के अंदर गेम चलती है। अब एक पार्टी ने कहा कि उनके सरबराह वापस आ रहे हैं, सब तैयारियां हो गई हैं। दूसरा ये हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन एक ये अनाउंसमेंट हुई है। अब आपके दो रहनुमा जो हैं, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, ये दोनों दे हैड टू रश बैक, अभी लंदन से आए नहीं है, तो मेरे ख्याल दूसरे तीसरे दिन वापस फिर चले गए। अब वो आपको रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे। अब क्या होगा? अब देखेंगे कि लीगल इसके जो पॉइंट्स हैं, इनको वो कैसे आगे लेके जाएंगे, क्योंकि जो भी होता है, फंसता है या जीतता है, उसके पास लीगल, वो कहते हैं ना, लीगल एक पीछे बैकग्राउंड होता है। तो इसके अंदर अब क्या नई लीगल स्ट्रैटेजी होगी, दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। क्या 21 अक्टूबर, अभी रजवाना साहब एक मेरे शो में थे साथ ही, उन्होंने कहा वो आएंगे, सो वी थिंक ही विल कम। बट क्या अब क्वेश्चन वहां उठेगा कि विल ही गो स्ट्रेट टू जेल और विल ही कम आउट एंड स्टार्ट कैंपेनिंग? सो दैट अगेन रिमेन्स टू बी सीन। तो इस वक्त हम फिर एक क्वैगमायर है लफ्ज अंग्रेजी का, वी आर अगेन गोइंग इनटू दैट क्वैगमायर, अनसर्टेनिटी, और फिर हम कहते हैं कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम लेके आए तो मुल्क आगे बढ़ेगा। तो इन हालात के अंदर ये जो हम डेली वो चेंज करते हैं ना, आपका जो प्रोग्राम है तब्दीली, ये जो हम डेली तब्दीली करते हैं, इसके अंदर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं होगी, ना इकोनॉमिक होगी, ना पॉलिटिकल होगी, और ना ही आप कह लो कि स्टेबिलिटी अमंग्स्ट द मासेस। तो ये अब ठीक हो डिपेंड गया, करता है कि आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजियाकार, कुंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और मुशीर पंजाब हुकूमत हैं इस वक्त कानून के हवाले से। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे। तो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म मौजूद हैं न्यूयॉर्क में, और जनरल असम्बली से होने जा रहा है कल उनका खिताब, उसके पॉइंट्स की कुछ इस वक्त झलकियाँ हैं, उस पर बात करेंगे। किन किन चीज़ों पर बात होने वाली है, किन किन चीज़ों पर बात होगी तो कितना सूदमंद होगा। कनाडा वाला मामला अपनी जगह पर मौजूद है, एक और सिख को कत्ल कर दिया गया है, सुखदुल को, और उसके कत्ल के बाद भी एक अच्छा खासा मुश्किल मरहला शुरू हो चुका है कैनेडियन अपनी गवर्नमेंट के लिए भी, और कनाडा के भी अब ताल्लुकात मज़ीद कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं भारत के साथ। अब भारत यकीनी तौर पर एक मुश्किल दौर में दाखिल हो चुका है अपनी दहशत गर्दाना पॉलिसीज़ की वजह से। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। और ज़रा आप बात करेंगे वज़ीर आज़म की होने वाली स्पीच के चंद पॉइंटर्स हैं उस पर डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ साथ जो सिखों के साथ भारत कर रहा है और जिस किस्म की बर्बरियत अपनाई हुई है भारत ने इस पूरे खित्ते में, और अब तो खित्ते से निकल के कनाडा, यूके, अमेरिका, पूरी दुनिया को पता लग रहा है कि भारत क्या कर रहा है। हम तो 75 साल से जानते थे कि भारत क्या कर रहा है, दुनिया को बता रहे थे, कलभूषण की शक्ल में भी दुनिया ने देखा, लेकिन जब तक ये कनाडा में नहीं हुआ, दुनिया को इसका अदराक नहीं हुआ। अब दुनिया को समझ आ रही है कि भारत किस किस्म का दहशत गर्दाना ज़हनियत का मुल्क है। जब से हिंदुत्वा पॉलिसीज़ पर अमल पैरा हुआ है तो उनकी फोर्सेस भी जारियत कर रही हैं। और उससे पहले भी था कि भारत कश्मीर में कत्लेआम कर रहा था, अब तो कत्लेआम हद से ज़्यादा बढ़ गया है। कश्मीरी किसी सूरत सेफ नहीं है। कल की स्पीच में क्या कुछ हो सकता है, किस पर बात हो सकती है? आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जिस किस्म की पोजीशन बना दी गई, कश्मीरियों का कत्लेआम किया गया, और फिर यूक्रेन क्राइसिस के साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी, एनर्जी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ रही हैं, उस पर भी बात होगी। यकीनी तौर पर पाकिस्तान जिस तरह से पीस मिशंस में और आगे आगे है और उसकी कॉपरेशन के लिए हरदम तैयार है। दुनिया में जब तक ग्लोबल पावर्स उन तरक्की पजीर ममालिक के साथ आगे नहीं बढ़ेंगी तो दुनिया में तरक्की नहीं होगी और फूड और एनर्जी की इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म नहीं होगी। फिर इस्लामोफोबिया वाला मामला, इन सारी चीज़ों पर वज़ीर आज़म कल अपनी स्पीच में बात करेंगे और ख़ास तौर पर कश्मीर का मुकदमा भी सामने रखेंगे। डॉक्टर मारिया सुल्तान माहिर बैन अवी उमूर है, आप तमाम हज़रात उन्हें जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला आपने। डॉक्टर साहिबा, एक तरफ तो कैनेडियन सूरत हाल, एक और सिख को कत्ल कर दिया, सुखदुल को, लेकिन ये कत्ल हमने तो बहुत पहले से देखे हैं कश्मीर में और बहुत अरसे से कश्मीर में हो रहे हैं। और फिर इंसर्जेंसीज भारत करता है और अब तो रीजन में भी भारत अपनी दहशत गर्दी बढ़ा रहा है। हिंदुत्वा पॉलिसीज़ के तहत तो एक इंतहा पसंदाना नहीं, दहशत गर्दाना पॉलिसीज़ पर उतरा है। अब जो कुछ कनाडा में हुआ पूरी दुनिया के सामने, फिर कल होने वाली स्पीच है वज़ीर आज़म की जिसके चंद पॉइंटर्स मैंने अभी शेयर किए हैं, तो ज़रा चाहूँगा इन सारी चीज़ों पर बात हो जाए। देखिए, आपने जो बात कि इस वक्त जो हमें जो है ना सिर्फ रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो अपने आप को मुख्तलिफ, आप एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल ही बेलगाम हो चुकी, क्योंकि वो ये समझती थी कि जिस तरह उन्होंने कश्मीर में कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किया, इसी तरह अगर खालिस्तान मूवमेंट के ऊपर वो खालिस्तानी जो लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान से अलहदगी के लिए, उनके खिलाफ भी उसी किस्म की बर्बरियत का जो है ना सिर्फ वो तासुर दे सकेंगे बल्कि उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और यही वजह है कि उनका ख्याल था, क्योंकि उनकी जो इस वक्त के ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ और क्वाड के मेंबर्स के साथ, इसकी बुनियाद पर वो ना सिर्फ बाकी ममालिक के अंदर ये रियासती दहशतगर्दी करेंगे, बल्कि जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर भी हद से ज़्यादा इन्वॉल्व जो है होंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये जो आप फॉल्स फ्लैग, इसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लोगों को डराया, धमकाया और कत्ल किया जा रहा है, कश्मीर में तो खुलेआम हो रहा है। 370 आर्टिकल का खात्मा करके जिस तरह से एक जुल्म बर्बरियत की गई और अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी जो रेजोल्यूशन है उनकी खिलाफ वर्जी की गई, तो कल की स्पीच के ये हिस्से भी हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि जो चीज़ देखने नजर आ रही है, एक तो ये जो उस खिलाफ ना सिर्फ हिंदुस्तान ने खुली खिलाफ वर्जी की, इसके बाद जितने सारा जो है रेजोल्यूशन के ऊपर पाकिस्तान ने आर्टिकल 70 को एप्रोप्रिएट करके और कश्मीर को इंतजाम करके इस्तेमाल करते हुए एक तरह से आप कह सकते हैं आईनी दहशतगर्दी का मुजाहरा किया, जहाँ न सिर्फ उन्होंने कश्मीरियों के खिलाफ किए बल्कि एक्ट के तहत और एनआरसी के तहत सिखों के खिलाफ भी। यानी कि अभी जो भी हिंदुस्तानी निज़ाम के लोग हिंदुस्तान से बाहर मौजूद हैं, हिंदुस्तान उनकी शहरियत मुअत्तल कर सकता है अगर वो ये समझता है कि उनके मफाद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और अब मसला ये नहीं कि सिर्फ वो मुअत्तल कर सकते हैं, सिखों के खिलाफ तो आपने ये देखा कि उन्होंने खुले आम जो है कत्ल वारत शुरू किया है, न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी। और अभी जो कनाडा का जो मामला है, ये सिर्फ उस हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा है जो आज तक सिख बरादरी जो है हिंदुस्तान के हाथ जो है देखती रही है। ठीक है। अच्छा मैम, यूक्रेन क्राइसिस, उस पर भी यकीनी तौर पर कल होने वाली ये बात, और पाकिस्तान अपनी ये बात भी रखेगा कि उसका क्या इम्पैक्ट है यूक्रेन क्राइसिस का पूरी दुनिया में, फूड के हवाले से और फिर एनर्जी के हवाले से मजीद इनसिक्योरिटीज बढ़ रही हैं। देखिए, जहाँ भी आप गैर रवायती जंग की बुनियाद रखते हैं, जहाँ भी सेहत और बातचीत के जरिए आगे मुफाहमत के जरिए आप किसी भी मसले का हल नहीं ढूंढते और मुसलसल जो है तारी की जाती है, वहाँ न सिर्फ उस खित्ते के लिए सिक्योरिटी की चैलेंज बनता है लेकिन बाकी ममालिक के लिए। और यूक्रेन की फूड सिक्योरिटी के चैलेंज है, वो सिर्फ यूक्रेन या यूरोप के लिए महदूद नहीं है बल्कि
वो जो चैलेंज है वो तमाम दुनिया के अंदर एक तरह दूसरे तरीके से जो है असरअंदाज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अक़वामी तजारत इफेक्ट हो रही है, इसमें अक़वामी फूड सप्लाई इफेक्ट हो रही है, और जाहिर इससे दुनिया की जो पावर्टी लेवल है वो भी इफेक्ट हो रही है। इसकी उम्मीद तो हम यही करेंगे कि दुनिया जो है इसके ऊपर ना सिर्फ इस वक्त रूस से बातचीत करे, बल्कि वहाँ जितने भी तरीके हैं उनकी सिर्फ असलहे के साथ या उनकी बेजा मदद से जो है सिर्फ दुनिया के अंदर एक सूरत हाल पैदा होगी, जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकती है अगर जो है फूड चैलेंज जो है बरकरार रहता है। अच्छा, नई दिल्ली में अब सिफारत का जो खाना है कनाडा का, उस पर हमले हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे थ्रेट दी जा रही हैं। अब तो कैनेडियन सिफारत खाने ने खुद भी एक थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दिया है और एडवाइजरी भी जारी की है कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने जो शहरी हैं उनको ट्रैवल करने के लिए भारत में। तो अब अंदाज़ा हो रहा होगा पूरी दुनिया को, मारिया सुल्तान साहिबा, हम तो 75 सालों से बता रहे हैं कि हमसे बेहतर कौन जानता है इस किस्म के दहशत गर्दाना जहन को। देखिए, मेरे ख्याल से कोई और मुल्क नहीं है जिनके पास जो है प्रिकॉशन ज़्यादा है। आपने देखा हिंदुस्तानी लॉ के एजेंट्स पाकिस्तान के गर्दाना जो तहरीकें हैं उनकी भी सपोर्ट करते हैं। अभी का ख्याल ये है कि हिंदू इंतहा पसंद सोच जो है उसकी बुनियाद के ऊपर ना सिर्फ वो हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जो है लोगों को मरूब कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ का खात्मा होता है, और जितनी इंतहा पसंद को दिखाएंगे उतना ही इंतहा पसंद जो है रवैया उनको दूसरी दुनिया की तरफ से देखने का नजर आएगा, और शायद पहली दफा हिंदुस्तान की टहरी मिल जाए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 के तहत और 1267 के तहत अगर कोई भी रियासत दहशतगर्दी में मुलव्वस पाई जाती है, बिलखुसूस बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी में, तो न सिर्फ उस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लग सकती हैं बल्कि उसके खिलाफ फैलाने चाहिए हो सकता है। हिंदुस्तान अभी तक अमेरिका के डार्लिंग की होने की वजह से, बरतानिया की वजह से ये उन्होंने सामना नहीं किया। लेकिन अगर ये काम वो मुसलसल तौर पर जारी रखेंगे जो आदि कर रखे हुए हैं, तो उन पे इक़्तिसादी पाबंदियाँ शायद लग भी सकती हैं, और शायद एक बहुत बड़ा एक मोमेंटम भी क्रिएट हो सकता है हिंदुस्तान के खिलाफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान, बैनुल-अक़वामी उम्र की माहिर, और बड़ी इंपॉर्टेंटली उन्होंने बात की कि भारत जिस किस्म की दहशत गर्दाना रवैया अख्तियार किए हुए, कल होने वाली स्पीच इस पर वाज़े भी कर देगी कि पाकिस्तान 75 सालों से इस पर बात कर रहा है, और कश्मीर में कत्लेआम, 370 आर्टिकल का खात्मा, उसके बाद जिस तरह से रीजन में दहशत गर्दी बढ़ाई है भारत और भारत की फोर्सेस ने, आर्म फोर्सेस ने, और पे कत्लेआम शुरू किया। पूरी दुनिया में ये हो रहा है, और सुखदुल की सूरत में एक और चीज़ सामने आ गई जब गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, और कनाडा में ही ये सारा कुछ हो रहा है। कनाडा ऑलरेडी भारत के हवाले से तमाम ममालिक को आगाह कर चुका है। G20 के उस इजलास में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये वादे किया कि उन्होंने भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये वादे किया था कि भाई रॉ इसमें इन्वॉल्व है, और रॉ लोगों को कत्ल कर रही है, जो अपनी हक के लिए आवाज़ उठाता है उसको कत्ल कर रहे हैं। हम तो बहुत अरसे से बता रहे थे, 1995 का वो एजाज अहमद का कत्ल, और उससे लेकर फिर कई ऐसे कत्ल जो कि मुख्तलिफ हवालों से होते रहे, यूके में होते रहे, अब कनाडा में हो रहे हैं, और सिखों को जो खालिस्तान मूवमेंट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और एक अलग मुल्क चाहते हैं, उनके लिए वो कत्लेआम का सिलसिला उन्होंने शुरू कर रखा है। इस पर आज बात हुई। अब तक के लिए इतना ही, फिर कल होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।